हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूरे लूसेंट जीके के निचोड़ की, और ये आपका 9वां पार्ट है। हम लोग ने इसके पहले 8 पार्ट देख लिए हैं, और अब मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके एसएससी, एनटीपीसीएस, आईबीपीएस, एसआई, पुलिस, ग्रुप डी या फिर कोई भी स्टेट लेवल बीसीएस एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। ये टोटल 1000 क्वेश्चंस की सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को किसे 2 दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया। कह रहा है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को किसे 2 दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। अगर आपको इन सभी के आंसर्स पता हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शंस आपके हैं। आपको मैं बता दूं, डेली आपके पहले 5 करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, और उसके पास आपके बाद आपको लूसेंट जीके की तैयारी करवाई जाती है डेली। सबसे पहले 5 करंट के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपका 9वां पार्ट है, यानी कि 45 क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके हैं करंट अफेयर के। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, शेर बहादुर देववा को किया गया है। इससे पहले विपक्षी दलों के बहुमत नहीं जुटा पाने पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दोबारा ओली को कार्यवाहक पीएम बना दिया था। अल सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संसद को भंग करने के लिए फैसले को पलट दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं। 4 ऑप्शन है आपके। आपसे पूछ रहा है कि T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज कौन बने। तो सही जवाब है क्रिस गेल। आपको मैं बता दूं, ये वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में इतिहास रच दिया। इनके नाम अब अगर बात की जाए तो 431 T20 मैच में 37.63 की औसत पर 14,038 रन दिए गए हैं। वही मैं आपको बता दूं, इस दौरान उनके बल्ले से अगर बात करें तो 22 शतक और 87 अर्धशतक निकले। वहीं वेस्ट इंडीज के ही किरण पोलार्ड 545 मैचों में 10,834 रन बनाकर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। तो दूसरे नंबर की बात करें तो किरण पोलार्ड है, वो भी वेस्ट इंडीज के, और पहले नंबर पे क्रिस गेल। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है। किस राज्य की सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया। तो सही जवाब है हरियाणा। आप सभी को कमेंट करके बनाना है कि हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट आने चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, क्योंकि इसके लिए हमने आपको अलग से वीडियो बहुत बार बनाया है। और जल्द इसके पहले ही 3-4 दिन पहले बात करें तो आपको राज्यपाल की, और उसके 1-2 दिन पहले मुख्यमंत्री की वीडियो हमने अपलोड की थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होंगी उन्हें पता होना चाहिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है। तो आपको मैं बता दूं, हरियाणा ने इसी साल नवंबर में इस मैच को करने की बात की गई थी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, लेकिन राज्य की सरकार कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए इसे अब अगले साल फरवरी में आयोजित करने का निर्णय ले रही है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब है नगमा मलिक को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। यह पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई। अगर इनके बारे में बात करें तो यह 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा IFS की अधिकारी थी, और फिलहाल विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, हाल ही में किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो वो है माधव मोघे। आपको मैं बता दूं, इनका 11 जुलाई 2021 को निधन हो गया। ये पिछले काफी समय से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे। इन्होंने पार्टनर, दामिनी, घातक, मैंने प्यार क्यों किया जैसी बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में काम किया था। ये खास तौर पर संजीव कुमार की मिमिक्री करने के लिए पसंद थे, और कई सोच में शोले के ठाकुर के किरदार की मिमिक्री करते भी नजर आए थे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, जैसा कि हमने बोला था 5 करंट, उसके बाद आपको जनरल क्वेश्चन चलेंगे लूसेंट के। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। आजम, कामबख्श, अकबर द्वितीय या मुअज्जम। तो सही जवाब है मुअज्जम, ऑप्शन नंबर डी। आपको मैं बता दूं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में 63 वर्षीय मुअज्जम विजयी रहा और बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना, और इसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछे इसके जगह पर बहादुर शाह भी रहता तो वह भी हो जाता। अगर आपसे पूछे मुअज्जम को और किस नाम से जाना जाता है तो शाह ए बेखबर के नाम से भी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7,
किसके शासनकाल के दौरान में 1 रुपए का सिक्का टकसालित किया गया था? किसके शासन के दौरान 1 रुपए का सिक्का टकसालित किया गया? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान। आपको मैं बता दूं, शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुरू में चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेरशाह वे समय में 23 टकसाल थी। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? तो मार्को पोलो जो है चीन, भारत और एशिया की यात्रा के लिए विख्यात है। आपको मैं बता दूं, मार्को पोलो की बात करें तो ये 1257 से लेके 1324 ईस्वी में थे और ये चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात भी थे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9, किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो बास्तील के पतन से। बास्तील दुर्ग के पतन के साथ ही फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था, जो कि कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 10, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। आपको मैं बता दूं, शीत युद्ध से अभिप्राय है पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच वैचारिक दुश्मनी। अब बात करें पूंजीवादी की, तो पूंजीवादी में कौन कौन से आते हैं? तो अमेरिका एवं उसके सहयोगी, जबकि साम्यवादी में आते हैं सोवियत संघ, रूस एवं उनके सहयोगी, और इनके बीच वैचारिक दुश्मनी व शीत युद्ध का भी अभिप्राय है। वही महाशक्तियों के बीच तनाव भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11, ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सी क्रांति हुई? फ्रांसीसी क्रांति, ग्लोरियस क्रांति, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई या रूसी क्रांति? तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं अब आपको बात करूं किस चीज की, तो यहाँ पे सबसे पहले है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुई। वहीं अगर ग्लोरियस क्रांति की बात करें तो यह 1688 से 89 में हुई। वहीं स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई के बारे में बात करें तो यह 1765 से लेकर 1783 में हुई। रूसी क्रांति की बात करें तो यह 1917 में हो गया। अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी घटना पहले हुई। तो सबसे पहले ग्लोरियस क्रांति हुई, क्योंकि ये 1600 में हुई थी। तो सबसे पहले 2 यानी ए और डी तो कैंसिल हो गया। उसके बाद नंबर किसका आता है? तो तीसरे, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई की, फिर फ्रांसीसी क्रांति, फिर रूसी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 12, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो आपको मैं बता दूं, इसका संबंध है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। आपको मैं बता दूं, इस युद्ध के दौरान अगर बात की जाए तो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी यह युद्ध। वहीं मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट जो है 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। क्रीमियन का युद्ध जो है 1854 में शुरू हुआ और 1856 में समाप्त हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस एवं तुर्की की संयुक्त सेना ने रूस को पराजित किया था। तो सिर्फ रूस और तुर्की नहीं था, बल्कि इसके साथ तुर्की के साथ ब्रिटेन और फ्रांस भी था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध वर्सेल्स की संधि से समाप्त हुआ। आपको मैं बता दूं, यह 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया इस युद्ध में। और मैं आपको बता दूं, 26 जून 1919 को जर्मनी व मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, इटली व रूस ने फ्रांस में पेरिस के निकट वर्सेल्स में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन कहा गया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 जो कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा? तो आपको मैं बता दूं, यह शब्द पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने गढ़ा था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने गढ़ा। इस शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई घोषणा में इसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दिन और रात कैसे बनते हैं? तो दिन और रात जो है घूर्णन की गति के कारण बनते हैं। आपको मैं बता दूं, इसे पृथ्वी के परिभ्रमण गति या घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी के भाग क्रमिक रूप से सूर्य के सामने आते हैं, जिसके चलते दिन और रात होते हैं। सवाल नंबर 17, सुपरनोवा क्या है? तो आपको मैं बता दूं, सुपरनोवा जो है एक विस्फोटित तारा है, ऑप्शन नंबर सी। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे रक्त दानव कहा जाता है, जब केंद्र में ही कार्बन में और कार्बन भारी
पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहां शुरू हुई? तो पृथ्वी घंटे की अवधारणा मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई। आपको मैं बता दूं, अर्थ पावर WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वैश्विक अभियान है जो प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 PM से 9:30 PM तक मनाया जाता है और यह जो है मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। सवाल नंबर 19, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो आपको मैं बता दूं, यह नीस में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, किस चीज में परिवर्तित होता है? तो नीस में। नीस एक मोटे तथा बड़े कणों वाली रूपांतरित चट्टान होती है। इसका निर्माण ग्लोमरेट तथा बड़े कणों वाले खासकर ग्रेनाइट आग्नेय शैल के कायांतरण से होता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 20, अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस शैल से बनी है? तो मैं आपको बता दूं, अधिकांश भू प्रॉपर्टी आग्नेय शैल से बनी है। आपको मैं बता दूं, भू प्रॉपर्टी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। उल्लेखनीय है कि अवसादित चट्टान संपूर्ण भू प्रॉपर्टी के लगभग 75% भाग पर विस्तृत है, परंतु भू प्रॉपर्टी के निर्माण में इसका योगदान मात्र 5% है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 21, द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो सही जवाब है अल्कोहल का। जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वह अधिक तीव्रता से बाष्पीकृत होता है। तो अल्कोहल का क्वथनांक है 79 डिग्री सेल्सियस, जबकि पेट्रोल की बात करें तो इसका क्वथनांक है 95 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें जल की तो इसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस और मिट्टी के तेल की 150 से 300 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि हमने बोला, जिसका क्वथनांक कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है, तो अल्कोहल अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सवाल नंबर 22, कहते हैं बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किस चीज का? तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग करते हैं। आपको मैं बता दूं, द्रव तापमापी द्वारा -30 डिग्री से लेके 350 डिग्री सेल्सियस तक, गैस तापमापी द्वारा 500 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम बात करें, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी की, तो इसके द्वारा जो है हम 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, और ताप विद्युत तापमापी की बात करें तो इसके द्वारा जो है हम कितना मापते हैं? तो -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस, -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछ रहा है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो क्योंकि 1600 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा होता है, यानी ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 23, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो निम्नतम तापमान जो है अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। आपको मैं बता दूं, इसका उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। अल्कोहल का हिमांक बहुत कम -112 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि क्वथनांक की बात करें तो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए न्यूनतम तापमान किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 24, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो आपको मैं बता दूं, यह इसलिए रखती है क्योंकि 2 कमीजों के बीच वायु की परतरोधी माध्यम के रूप में काम करता है। जी हाँ दोस्तों, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती है, क्योंकि 2 कमीजों के बीच वायु की परतरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। वायु ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 25, फुलरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टल कार्बन का अपरूप है, इसके कितने परमाणु होते हैं? तो फुलरीन के 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। फुलरीन का वर्ष 1995 में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर RI रुमेली एवं उनके सहयोगियों द्वारा बनाया गया। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1996 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 26, उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किसके बने होते हैं? उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो यह संक्रांत धातु के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया? तो ए हो गया। उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः संक्रांत धातुओं में बनाए जाते हैं। यह संक्रमण धातुएं जिनसे उत्प्रेरक कन्वर्टर बनाए जाते हैं मुख्यतः प्लैटिनम तथा सोडियम होते हैं। यद्यपि प्लैटिनम बहुत ही सक्रिय उत्प्रेरक है और व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन यह बहुत ही महंगा होने के कारण सभी अवसरों पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सोडियम के अपचयन उत्प्रेरक तथा पैलेडियम को ऑक्सीकरण उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 27, किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान जल में होता है। आपको मैं बता दूं, जल के विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो 1 कैलोरी
प्रति ग्राम सेकेंड होते हैं तथा 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर बात करें शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति होती है, क्यों? तो आपको मैं बता दूं क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होती है। अत्यंत वाष्पशील होने के कारण ही शरीर के साथ संपर्क में आने में यह ठंडी अनुभूति होती है। सवाल नंबर 29, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता होता है। विटामिन B6 का दूसरा नाम भी आपसे पूछता है, तो इसका दूसरा नाम है पायरिडोबैसिन। इसका प्रमुख स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि है। इसकी कमी से अरक्तता यानी अनेमिया हो जाती है। यह आरबी तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन को बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 30, आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो मैं आपको बता दूं हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से जो है वो बनता है विटामिन डी। आपको मैं बता दूं इसका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्सीफेरॉल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।